नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद देश ने इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि चंद्रयान-3 के लैंडिंग प्लेस को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके पीछे की क्या है वजह, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीती 23 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया और चांद पर पहुंचने वाले देशों में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को ऐलान किया कि लैंडिंग वाली जगह को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आखिर चंद्रयान-3 जहां उतरा उसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया और इसके पीछे की क्या वजह है? जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। दरअसल शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति का पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी तक जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद जरूरी है। यह शक्ति हमारी नारी शक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। इसलिए महादेव को चांद पर स्थापित कर भारत ने दुनिया को अपने सनातन सभ्यता और संस्कृत का परिचय दिया है और दुनिया को बताया भी है कि भारत ही विश्व गुरु है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगस्त को जब भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर गए थे, जिसके बाद बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपना पद्म चिन्ह छोड़ा है, उसे अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर ही रहती है। दरअसल ग्रीस की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अगस्त की सुबह सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। यहाँ उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की।
बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बेहद उत्साहित है और इसके बाद प्रधानमंत्री इसरो के नेटवर्क कमांड सेंटर पहुंच गए और वहां वैज्ञानिकों को संबोधित किया। पीएम ने घोषणा की कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चांद पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही लैंडर के उतरने की जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिए जाने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल प्रधानमंत्री के मुताबिक स्पेस मिशन के टचडाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। उन्होंने कहा कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। इसीलिए लैंडर के उतरने की जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जाएगा। वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये आज का भारत है, निर्भीक और जुझारू, जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी तकनीकी का, हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुका है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। प्रधानमंत्री ने इस मिशन में शामिल महिला वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 में हमारी महिला वैज्ञानिकों ने देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, उसको पूरी दुनिया ने देखा। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि चांद का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए निशी भाटिया की रिपोर्ट। चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्लेस को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र प्रताप सिंह। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया पे। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये विज्ञान और अध्यात्म का ये कौन सा अनोखा किस्सा है जो हम अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद उस शिव शक्ति नाम से जान पा रहे हैं? देखिए ऋषि, ये विज्ञान और अध्यात्म का जो अनोखा रिश्ता है वो आदि अनादि काल से रहा है जी। ये कोई पहला ऐसा वाक्य नहीं है जब विज्ञान और अध्यात्म का संबंध जो है पहली बार देखने को मिला है। यहाँ पे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर आज जिक्र कर दिया है कि इस पूरे मिशन को जो लैंड किया गया है चंद्रमा के ऊपर और जिस स्थान पे लैंड कराया गया है उस स्थान का नाम जो है वो शिव शक्ति होगा जी। लेकिन अगर देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही शक्ति है और संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण शक्ति के ही जो दाता हैं, ज्ञाता हैं और उसके जो कर्ता धर्ता और सर्वत्र जो विराजमान करने वाले हैं वो महादेव अनादि देव शिव हैं। इसलिए अगर शिव के नाम पर उसका नामकरण किया गया है तो इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, देश का सर्वोच्च न्यायालय, कि हिंदुत्व नॉट अ ओनली रिलीजन, इट्स वे ऑफ द लाइफ। जी। हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की कला है और आज यही जीवन जीने की जो कला है उसे विज्ञान ने एक मूर्त रूप दे करके अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि इसरो प्रमुख ने बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो वेदों के अंदर में श्लोक लिखे गए हैं उसके अंदर जो तमाम सारे ऐसे थ्योरी दिए गए हैं प्रकृति को लेकर के और भी तमाम सारे विषयों को लेकर के, उसका भी सीधा से सीधा रिश्ता विज्ञान से है और जो विज्ञान का सिद्धांत है वो सीधे सीधे वेदों से निकला है क्योंकि वेद ने ही पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के तमाम सारे ऐसे देश जिन्होंने वेदों के लाइन को नकल किया, उसको तोड़ मोड़ करके और एक अपना नाम दे करके पेटेंट करा करके और उसे अपने देश से अपने संस्कृति से जोड़ लिया, लेकिन जब उसका मूल सिद्धांत को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे जो है उसका सरोकार और संबंध जो है वो वेदों से निकल करके आता है। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम ही क्यों दिया गया है? क्या है अध्यात्म और विज्ञान का संबंध? क्या है शिव और चंद्र का अनोखा किस्सा? शिव के माथे पर क्यों है चांद? सनातन अध्यात्म और इसरो का क्या है अनोखा रिश्ता? इसके लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए।
शिव ही आदि है, शिव ही मध्य और शिव ही अनंत। शिव है प्रथम और शिव ही है अंत। इसे चरितार्थ कर दिखाया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सनातन धर्म में परम कारण और कार्य। शिव है धर्म की जड़ और शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। यही कारण है कि संपूर्ण जगत शिव की ही शरण में है। जो शिव के प्रति शरणागत नहीं है वो प्राणी दुख के घेरे में डूब जाता है, ऐसा पुराण भी कहते हैं। जाने अनजाने शिव का अपमान करने वालों को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। यही वजह रही होगी कि इसरो ने प्रकृति को प्रेम से नामकरण कर अपने चंद्रयान को महादेव शिव को समर्पित किया है। शिव जब सर्वोच्च सत्ता के रूप में अर्थात परम ब्रह्म के रूप में होते हैं तो उनका आदि और अनंत नहीं होता, क्योंकि परम ब्रह्म का आदि और अंत नहीं है, क्योंकि शिव परम ब्रह्म से ही अद्भुत होता है। इसरो ने महान भारतीय संस्कृति विरासत को उस आदि अनादि महादेव से जोड़ा है, जिसका सीधा संबंध प्रकृति और ईश्वर से है। शिवलिंग को ज्योति रूप माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्ध चंद्र के रूप में एक शुक्र तारा देखा होगा। ये शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। यही कारण है कि चंद्रयान को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़कर इसरो ने विज्ञान और अध्यात्म को आगे बढ़ाया है। शिव और चंद्रमा का संबंध सृष्टि के उदय से आज तक एक और अनंत काल तक ये रिश्ता निरंतर और निर्बाध चलता रहेगा। इसरो ने इस शिव ज्ञान और इसे सनातन विज्ञान को बखूबी समझा और चंद्रमा के शीश पर शिव को स्थापित कर सत्यम शिवम सुंदरम को दुनिया को समझाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र जी, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया है कि शिव शक्ति ही नाम क्यों दिया गया है, तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये नाम सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है, तो इसमें मुस्लिम धर्म के या फिर बाकी धर्मों के लोग आपत्ति जता सकते हैं, तो लेकिन शिव शक्ति नाम सनातन से जुड़ा हुआ नाम ही क्यों रखा गया है? देखिए, इसके पीछे भी विज्ञान का कारण है, क्योंकि जो आप चंद्रयान 3 आपने देखा होगा, खुद उसका जो स्वरूप है वो शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। उसके ऊपरी हिस्सा को भी देखिएगा तो जो शिवलिंग का जिस प्रकार से आकार होता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रयान 3 को डिजाइन भी किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण जगत में शक्ति का एकमात्र स्रोत ही शिव हैं और शिव ही प्रकृति है। क्योंकि अगर मान लीजिए जब हम प्रकृति के साथ अगर कुछ भी प्रयोग करते हैं, कुछ भी अनुसंधान करते हैं या कुछ भी प्रकृति के साथ अगर हम करने जाते हैं या उसका उपयोग करते हैं या उसका दोहन करते हैं, तो प्रकृति उसका प्रकोप जो है वो मनुष्य के ऊपर न डाले या उसका प्रकोप जो है मनुष्य को न झेलना पड़े। इसलिए जो है विज्ञान भी यही थ्योरी अपनाता है कि उसको हम प्रकृति से जोड़ करके प्रकृति को सम्मान दें और प्रकृति को हम ये बताएं कि हमने आपके साथ जो है वो सीधा संबंध और रिश्तों को स्थापित किया है। क्योंकि आपने अक्सर देखा भी होगा कि भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा अक्सर रहते हैं जी। तो उस भगवान शिव को और चंद्रमा को एक साथ जो एक धागे में पिरोने का जो काम किया गया है वो इस इसरो के द्वारा जो है वो किया गया है। यही कारण है कि इसरो ने उसका नाम जो है वो शिव शक्ति दिया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर शिव का अगर आशीर्वाद होता है, अगर भगवान शिव अगर वहाँ पे सही तरीके से अगर स्थापित होते हैं और महादेव अगर अपनी वहाँ पे प्रकोप को अगर सही तरीके से अगर रखते हैं तो उनका जो पूरा चंद्रयान 3 का जो मिशन है, उद्देश्य है, वो सही तरीके से स्थापित हो पाएगा, चल पाएगा और विज्ञान और अध्यात्म का जो रिश्ता है वो एक लंबे समय तक बनता रहेगा। क्योंकि भारत की जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, वो वेदों पर आधारित रही है, पुराणों पर आधारित रही है, सनातन परंपराओं पर आधारित रही है। इसलिए जो है विक्रम लैंडर जो वहाँ पर लैंड कराया गया है और उसमें जो 4 जो उसमें जो उसके जो लेग्स लगाए गए, सबके लेग्स में एक स्पेशल सिंबल भी वहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे कि आपने जो बिहार में जो सारनाथ और सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है वो भी उसमें लगाए गए हैं, ताकि जब वहाँ पे वो लैंड करेगा तो वहाँ पर अपना वो निशान छोड़ेगा। यानी भारत की जो एक महान और विरासत जो रही है सम्राट अशोक के जो राज्य का, उसका भी जो सम्राट अशोक चूँकि एक महान चक्रवर्ती राजा थे,
उन्होंने संपूर्ण जो है अखंड भारत के ऊपर उन्होंने जो राज किया था, तो उस अशोक चक्र को भी जो है चांद के ऊपर एक सिंबॉलिक तौर पे वहाँ पर उकेरा जाएगा, ताकि ये दुनिया को बताया जा सके कि जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने संपूर्ण अखंड भारत के ऊपर राज किया, उसी प्रकार से यही अशोक चक्र निरंतर और निर्बाध तरीके से चांद पर जो है वो चलते रहेगा और संपूर्ण चांद के ऊपर भी जो है वो भारत अपना राज करेगा, अपना वहाँ पर विज्ञान के सिद्धांतों को स्थापित करेगा, प्रयोग करेगा और फिर से भारत जो है पूरी दुनिया में अपने नाम को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएगा। तो इन तमाम थ्योरी को, तमाम विज्ञान के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ करके और इसरो ने चांद पे जो है चंद्रयान 3 को लैंड कराया है। लेकिन कई सारे लोग इसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, आपत्तियां जता रहे हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग तर्क है। लेकिन कई सारे ऐसे धर्म हैं जिसका सिद्धांत है वो वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि कई सारे धर्मों में ऐसा कहा गया है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैं यही इस पॉइंट पर आना चाह रही थी कि आप कह रहे सिद्धांत है सनातन धर्म का, तो बाकी धर्मों के भी सिद्धांत होते हैं, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को इशू बना सकते हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 चांद पर गया है, तो इसको लेकर आपत्ति भारत के नागरिक उठाएंगे और भारत के नागरिकों में सभी धर्म के लोग आते हैं। जितेंद्र जी, देखिए विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी जो है वो घूमता है और बाकी चीज़ें जो हैं वो स्टेबल रहती हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम ठीक उसके विपरीत बात करता है जी। इस्लाम जो है वो, कुरान जो ये कहता है कि पृथ्वी जो है वो मतलब चक्कर जो है लगाता है और वो स्टेबल नहीं है। इसके अलावा कुरान में एक भी सिद्धांत है कि जो धरती है वो चिपटी है, जबकि विज्ञान कहता है और सनातन धर्म कहता है कि पृथ्वी जो है वो ग्लोब की तरह ऑरेंज के तरह है। तो कई सारे धर्मों में वो जो सिद्धांत जो दिए गए हैं वो वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू सनातन धर्म के अंदर में इस बात का जिक्र बहुत जो है पहले कर दिया गया था, मतलब हजारों वर्ष पहले कर दिया गया था कि चांद से धरती की दूरी कितनी है। आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टियम में उसने जो है शून्य की खोज की और उसने वहाँ पर तमाम सारे ऐसे सिद्धांतों का जिक्र किया जिससे साबित होता है कि हमारे जो आकाशीय और जो खगोलीय गणना है वो कितना मजबूत था, कितना स्ट्रांग था, कि जिसको आज के जो वैज्ञानिक है, दुनिया के जो वैज्ञानिक है, जो आज पता लगाने में कुछ 100 वर्षों पहले जो उन्होंने पता लगाया कि धरती और आसमान की दूरी कितनी है, उसकी खोज जो है आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय में लगभग जो है 3000 साल पहले उसने उसका जिक्र कर दिया था कि इसकी दूरी कितनी है। आपने जब हनुमान चालीसा का भी अक्सर एक बार जिक्र आता है तो उसमें भी जो है उस सिद्धांत को जो है बताया गया है कि धरती और चंद्रमा की दूरी जो है वो कितनी है। तो सनातन के अंदर तमाम सारे ऐसे सिद्धांत हैं, वेदों के अंदर तमाम सारे ऐसे सिद्धांत हैं, पुराणों के अंदर तमाम सारे ऐसे हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे तमाम सारे ऐसे प्राचीन महान वैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए कि पैथागोरियन थ्योरी का भी खोज भारत के अंदर, इस तरह के तमाम सारे जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे वो भारत के जो मैथमेटिशियन है वो पहले ही खोज कर चुके थे। शून्य की खोज जो है वो भारत ने की। जब देता न दशमलव भारत, तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था। ये गाना आपने सुना होगा। तो जब दशमलव की खोज भारत ने की तो गणना की जो है वो दुनिया में जो विज्ञान है वो आगे बढ़ा और दुनिया वो ये जान पाया कि मतलब जो हमें कैलकुलेशन करना है तो 9 के बाद हमें 10 कैसे करना है, 10 के बाद 11 करना कैसे करना है, लाख के बाद जो है करोड़ कैसे करना है, करोड़ के बाद से अरब कैसे करना है, अरब के बाद खरब कैसे करना है, यानी मिलियन ट्रिलियंस की जो काउंटिंग है वो कैसे संभव हो सकेगा, इसकी भी गणना जो है हमारे ऋषि मुनियों ने जो है वो अपने ग्रंथों के अंदर में जिक्र करके बताया। तो भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, इतनी प्राचीन है, इतनी गहरी है कि उसके अंदर जितना ज़्यादा विज्ञान आविष्कार करेगा, जितना ज़्यादा विज्ञान जो है उसके अंदर शोध करेगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो दुनिया में तरक्की करेगा और फिर से भारत जो एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा। यही कारण है कि इसरो ने जो सनातन और हिंदुत्व के जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं और उनके जो नाम हैं
है और जो प्रकृति और जो विज्ञान का जो रिश्ता है उसको एक साथ समाहित करके उसका नामकरण किया है और उसके बाद जाकर के जो है इसको पूरी दुनिया को बताया गया है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं और ये बात से कोई नकार नहीं सकता कि सनातन धर्म का इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन अगर बात की जाए हाल फिलहाल की तो साइंस लगातार तरक्की कर रहा है और ऐसा साइंटिस्ट और बड़े बड़े विज्ञान के जो विशेष है वो ये कहते हैं कि साइंस भगवान को नहीं मानता। हालांकि वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक एनर्जी है, लेकिन वो किसी भगवान को नहीं मानते। तो इसरो और ये अध्यात्म का जो हम एक मेल देख पा रहे हैं धर्म से, वो बहुत अनोखा है। देखिए, दुनिया में एक नास्तिक वर्ग भी है जो किसी को नहीं मानता, तो जो किसी को नहीं मानता तो फिर उससे कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जो मानता है उसके लिए ही ईश्वर हैं और उसके लिए ही ये सारे प्रश्न हैं। देखिए, आपने खुद देखा होगा कि जब इसरो अपना चंद्रयान 3 लॉन्चिंग करने जा रहा था तो उससे कुछ दिन पहले जो है खुद इसरो प्रमुख और उसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने मंदिर में गए और मंदिर में जा करके उन्होंने जो है दर्शन किए और पूजा पाठ उन्होंने किए। यानी कहीं ना कहीं विज्ञान को भी पता है, वैज्ञानिकों को भी पता है कि एक जो है सर्वशक्तिमान ऐसी शक्ति दुनिया में है जिसके इशारे पर ही सब कुछ संभव है और उसको इग्नोर करके विज्ञान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने तमाम सारे प्राकृतिक आपदाओं को आपने देखा होगा, उत्तराखंड में आए दिन, हिमाचल में आए दिन इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। चाहे विज्ञान अपने आप को कितना हो भी जो है अनोखा तरक्की कर ले, अगर प्रकृति का साथ अगर नहीं होगा तो विज्ञान कभी भी अपने आप को इस धरातल पे चाहे चांद पे स्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए इसरो ने विज्ञान को प्रकृति से जोड़ा है और प्रकृति से जोड़ करके भारत की जो प्राचीन सनातन सांस्कृतिक जो सिद्धांत है उसको जो है उसने चांद पे स्थापित किया है। और इसमें किसी को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए और नहीं इसके ऊपर कोई प्रश्न बनता है। लेकिन दुनिया में तमाम सारे ऐसे देश हैं जो खुद आज चांद पे नहीं पहुंच पाए हैं। इंग्लैंड जैसा देश जो आज तक चांद पे नहीं जा पाया, लेकिन वो भारतीय संस्कृति पर सवाल उठाने के लिए सबसे आगे रहता है। दुनिया के ऐसे तमाम सारे देश है, पाकिस्तान जो कभी सोच भी नहीं सकता है चांद पे जाने के लिए, लेकिन उसके द्वारा वो कहा जा रहा है कि भाई देखिए हम तो पहले ही से ही चांद हैं, हमारे तिरंगे में तो चांद है। अब ऐसी बातें करके कोई भी खुश हो या खुशी मना ले, लेकिन अगर जो चांद पे गया और जिसने विज्ञान और अध्यात्म को साथ में जोड़ा, वही जो है विजयी है, वही सत्य है, वही शिव है, वही आदि है, वही अनंत है। इसलिए जो है उसका नाम शिव शक्ति किया गया है। और जो लोग भी इसमें ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं उनका अपना अलग मत हो सकता है, लेकिन जो विज्ञान ने साबित किया है और भारतीय सनातन संस्कृति ने जो अध्यात्म को अपने साथ में जो जोड़ा है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है और यूं ही निरंतर जो है निर्बाध तरीके से भी चलते रहेगा। बिल्कुल, और आपने बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि शिव शक्ति नाम आखिरकार क्यों दिया गया है। लेकिन एक और इसके पीछे का इतिहास ये भी सामने आ रहा है कि शिव के माथे पर चांद लगा होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं शिव शक्ति नाम जोड़ा गया है। तो ये भी कुछ क्या एक सेंस रखता है इस शिव शक्ति नाम से, जितेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा को जो है वो संपूर्ण शक्ति जो है वो शिव से प्राप्त होता है और शिव ही सर्वमान्य है और शिव ही सर्वोपरि है। इसलिए जो है चंद्रमा और शिव का जो गति है वो निर्बाध तरीके से चलते रहे और चंद्रमा और शिव का शक्ति एक दूसरे के साथ समाहित रहे और दोनों का रिश्ता जो है आपस में प्रकृति से जोड़ करके विज्ञान उसका जो है उपयोग करे। इसलिए जो है इस दोनों को साथ में रखा गया है। और भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा का निशान आपने देखा है होगा, ये दोनों ये दर्शाता है कि उनका आपस में एक घनिष्ठ संबंध है और महादेव जो है वो चंद्रमा को जो है अपने श्रृंगार के रूप में सर माथे पर रखते हैं और वही चंद्रमा का सम्मान और वही शिव का चंद्रमा से प्रेम को इसरो ने जो है दोनों को एक साथ जोड़ करके और चंद्रयान 3 के रूप में वहाँ पर स्थापित किया है। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है और भारत के लिए एक अच्छा संयोग भी है। और इसी के साथ जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ग्रीस यात्रा से अब प्रधानमंत्री लौटे और सीधे वो इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया है। और इसी के साथ उन्होंने चंद्रयान 3 को लेकर भी ऐलान किया था, जिस तरीके से हमने शिव शक्ति नाम की भी बात की है
और चंद्रयान 2 के भी जहां पर पद्म चिन्ह पहुंचे हैं वहां पर तिरंगा नाम दिया गया है, तो ये बेहद खुशी की बात है। जितेंद्र जी, बिल्कुल। इसे देखिए, विज्ञान ने सिर्फ एक अध्यात्म को ही आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि उसने एक राष्ट्र प्रेम को भी संपूर्ण दुनिया को बताया है कि हमारे लिए हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र प्रेम कितना सर्वोपरि है। क्योंकि जब चंद्रयान 2 पूरी तरीके से लैंड नहीं कर पाया था और सही तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाया था, तभी ये माना गया था कि चलिए ये हमारा भले प्रयोग असफल रहा लेकिन अगले बार हम सफल जरूर होंगे। उसका जो लैंडर है आज भी सक्रिय है, वहाँ पे काम कर रहा है, वैज्ञानिक उसका भी उपयोग कर रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने आज इस बात का भी काफ़ी अच्छे तरीके से जिक्र किया और उन्होंने उसका भी एक नामकरण किया, चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 का उन्होंने नामकरण किया, उसका नाम रखा तिरंगा पॉइंट, ताकि जो भारत का जो तिरंगा है वो सर्वोच्च रहे, सबसे ऊपर रहे, सबसे आगे रहे और उसको भी सम्मान मिलते रहे। यानी कि विज्ञान और अध्यात्म, धर्म, इन सबको एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया गया है। यानी राष्ट्र और धर्म, ये सरकार का कर्तव्य बनता है, राष्ट्र और धर्म की रक्षा करना। जैसे कहा गया है कि यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इसलिए विज्ञान ने अपने वहाँ धर्म को भी स्थापित किया है, क्योंकि उसे पता है कि जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगा, और विजय होगा यानी इस राष्ट्र का विजय होगा, इस तिरंगे का विजय होगा। इसलिए चंद्रयान 2 जहाँ पर लैंड किया था उसको जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से स्थापित करके भारत ने बताने का प्रयास किया है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, कि हमारे लिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है, था और रहेगा। हर विफलता अब आखिरी नहीं होती। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल चंद्रयान 3 का देखा है, जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। आपको भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र प्रताप सिंह। और इसी के साथ अब हमारी स्पेशल बुलेटिन में फिर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।